कोडिंग चालू हुआ, देखो। यस। अब देखो तुम्हारे सामने है, कुछ दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है मेरी? जल्दी बताओ। हाँ यस सर, दिख सर। रही है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहां हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी। सब लोग अब यहाँ से शुरू होता है नया मतलब नया पार्ट। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, वो आया था 1911। मैं तुम्हें बता दूं कि ये मॉडल जो आया, ये थॉमसन से बहुत अच्छा मॉडल था, नो डाउट। लेकिन रदरफोर्ड के टाइम पे बोर्स आ गए थे। अब बोर्स ने बहुत जल्दी, सिर्फ 2 साल बाद, मतलब 1913 में अपना एक मॉडल दे दिया, जिस मॉडल का नाम था बोर्स मॉडल। तो ये जो मॉडल है, जो बात अभी हम रदरफोर्ड पढ़ने जा रहे हैं, वो 2 साल ही चला। लेकिन 2 साल चला, ये अलग बात है, बट दुनिया को देखने का, एटम को समझने का एक नया नजरिया, एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो दिया, वो रदरफोर्ड ने दिया। तो रदरफोर्ड को हम भूल नहीं सकते। उनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत काम का। आइए देखते हैं। तो ये देखो सामने है तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो हम यहाँ पे तुम्हारे लिए डिस्कस करना चाहते हैं। सो 1900 हुआ, ये पूरी बात मैं तुमको बताता हूँ, सो दैट तुम समझ जाओ। एक वो नंबर का रदरफोर्ड जो थे, वो थॉमसन के स्टूडेंट क्या थे? जल्दी बताओ। अगर सच में बात की जाए तो रदरफोर्ड थॉमसन के स्टूडेंट, नो डाउट। गड़बड़ करे रही। अब क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी टीचर के नॉलेज के साथ तो थोड़े से इंस्पायर एस्पायर होते हैं ना। उनको लगता है कि यार सर बता रहे हैं तो अच्छा ही बता रहे हैं। ये देखो किसी का माइक ऑन है, माइक ऑन है, माइक ऑफ करो जल्दी, माइक ऑफ करो। सुनो, जब तुम्हें कुछ बोलना होगा ना तो माइक ऑन कर लेना। अभी सब लोग माइक ऑफ करो। अभी सिर्फ मेरी बात सब ध्यान से सुनेंगे, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, है ना? सुनो कि हुआ क्या। हुआ ये, सुनना ध्यान से। रदरफोर्ड was the student of Thomson. तो रदरफोर्ड कंप्लीटली ट्रस्ट करते थे whatever Thomson has been told, whatever Thomson has been, whatever Thomson believes. तो जो थॉमसन के थॉट्स थे, बिलीव्स थे, मॉडल थे, उसको पूरा ट्रस्ट करते थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को ऐसा कुछ डाउट वाउट नहीं था। लेकिन इतिहास में अपनी जो साइंस की हिस्ट्री पढ़ोगे और ज्यादातर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ोगे, तुमको अजीब लगेगा कि ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो है गलती से हो गया। करने वाला कुछ और चाहता था और उसके हाथ कुछ और लगा। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है, जिसमें करने वाले के हाथ जो लगा वो नहीं चाहता था। सच तो ये है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में उनका एटम पे काम करने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। देखो, दिस इज जस्ट सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? उससे अल्फा पार्टिकल निकलते रहते। तो हुआ ये कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखो क्या लिया, ये एक सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकाला जा सके। ठीक, अब देखो सामने, देखो सामने उन्होंने एक गोल्ड फॉइल, थीन गोल्ड फॉइल रखा। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। और इसके चारों तरफ ये देखो, ये स्क्रीन लगा। स्क्रीन लगाने का पर्पस ये था कि अगर कोई रेज जाके टकराती है, आर पार जाती है, तो कहाँ जाके लगेगी, कहाँ कहाँ जाके लगेगी, वो पार्ट देखना। एक्चुअली वो अल्फा पार्टिकल के पेनिट्रेशन पावर पे काम करती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा, बीटा, गामा, ये लोग रेडियो एक्टिविटी में बाहर आते हैं। 3 तरह के रेज होते हैं, और अल्फा रेज की भी पेनिट्रेशन पावर अच्छी खासी होती है। तो ही वाज वर्किंग ऑन दैट, और इसलिए उन्होंने उस हिसाब से एक थीन गोल्ड फॉइल दिया। अल्फा पार्टिकल के पेनिट्रेशन के हिसाब से जो पावर थी उसकी, उसके हिसाब से इसके छीथरे उड़ जाने चाहिए, मतलब एकदम खत्म हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा उनको वो सोचते थे। और जो पार्टिकल का था उस हिसाब से यही होना चाहिए। उन्होंने ये सब करके, सेटअप करके, और वो चले गए। अब हुआ क्या, जब वो लौट के आए तो उनको ये दिखा जो यहाँ तुमको दिखाई दिया। देखो जहां जहां ब्लू लाइंस जा रही है उसको ध्यान से देखो। कुछ ब्लू लाइंस तो, बहुत सारी ब्लू लाइंस तो आर पार चली गई है, देख रहे हो? आर पार चली गई है ना।
बट कुछ ब्लू लाइट्स फ्यूज, थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ है, देखो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ये हुआ तो एक प्लेन गोल्ड फॉइल सामने था, पतला सा थीन गोल्ड फॉइल, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ। ही ऑब्जर्व कि कुछ रेज डिफ्लेक्ट होके वापस आए, हालांकि ज्यादातर रेज उस पार चले गए थे, मतलब इसको पेनिट्रेट करके ज्यादातर रेज उस पार चले गए थे, और कुछ रेज वापस आए। रदरफोर्ड जब वापस आए, उन्होंने सब देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो उनका दिमाग घूम गया कि जो एक्सपेरिमेंट था वो उनके बेसिक बिलीफ्स के ऊपर था, जो थॉमसन ने उनको सिखाया था इसके ऊपर था। अब तुम्हें पता है, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। रदरफोर्ड ने एक लेटर लिखा। उस जमाने में तुमको बता रहा हूँ, उस वक्त फोन, टेक्स्ट, ये सब तो होते नहीं थे ना, चिट्ठी होती थी, है ना। किसी को भी अपनी बात पहुंचानी हो तो क्या तरीका था बताओ। मान लो मैं मुंबई में रहता हूँ, कोई अहमदाबाद में रहता है, तो मुझे अहमदाबाद तक अपनी खबर पहुंचानी है, क्या करेंगे? चिट्ठी। लेटर पोस्ट कर देना। तुम सबका जन्म जब से हुआ है तब से चिट्ठी पत्री थोड़ी बंद हो गई है। तुम लोग सब 2004-5 वाले हो ना? कौन से वाले हो बताओ? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर 5 होगा, 6। 2005। हाँ, 2005 2006 वाले बच्चे हो तुम लोग। तो थोड़ा तुम चूक गए, जब हम लोग छोटे थे, तुम लोग जब 2004-5 में, हम लोग भी छोटे थे वैसे काफी, बट हम लोगों ने थोड़ा सा देखा हुआ है। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हम लोगों ने चिट्ठी का जमाना देखा होगा। हमारे घर पे लेटर्स आते थे बहुत बार। टेलीग्राम तक तो नहीं थे, टेलीग्राम शायद नहीं देखा हमने, लेकिन लेटर्स हमने देखा हुआ है, जो आता था वो याद है। टेलीफोन जो घर पे होता था वो फोन हमें याद है। और ये जो पूरा मोबाइल का जो ये पूरा एकदम से बढ़ा है, वो हमारे सामने हुआ है। हम जब कॉलेज में थे तो मोबाइल अच्छा खासा यूज हो रहा था, स्कूल वगैरह में थे तो मोबाइल बहुत कम लोगों के पास होता। तो ये हमारा पूरा है जर्नी। तो हम लोगों ने चिट्ठी का युग भी थोड़ा सा देखा है, क्योंकि हम थोड़े 90s वाले बच्चे हैं। तो 90 वाले जो बच्चे हैं उन्होंने गाने भी अच्छे सुने हैं, चिट्ठियां भी देखी है, और उन्होंने रेडियो भी खूब सुना है। तुम लोग की जो 2000 वाले बच्चे हैं उन्होंने रेडियो थोड़ा कम सुना है, गाने थोड़े रिदम वाले कम सुने हैं, थोड़ा अलग है। तो हमने चिट्ठियों का वो दौर देखा है। तो उस समय अपनी बात कहने का वही तरीका था, चिट्ठी लिखते थे। तो रदरफोर्ड का तो जमाना बहुत पहले का है, 1910-11 की बात है। उस समय तो चिट्ठी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता होगा। तो रदरफोर्ड ने अपने गुरु को एक चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने और सब बातें लिखी, बट एक बात हमारे काम की। उन्होंने अपने गुरु को लिखा कि सर, आई हैव फायर्ड bullets on a plain paper and bullet came back and hit me. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने कहा कि सर, एक पतले से प्लेन पेपर पे मैंने गोली चलाई और वो गोली वापस आके मुझे लगी। इसका मतलब थॉमसन उस वक्त समझ नहीं सके, बोले पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया, जब रदरफोर्ड ने अपना ये नया मॉडल, अपनी ये नई थ्योरी, उस समय एक बहुत पॉपुलर फिलोसफिकल मैगजीन आता था। देखो उस जमाने में ना फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग नहीं हुए थे ठीक से। साइंस मतलब साइंस, और लोग साइंस को फिलोसफी से जोड़ते थे। जो भी नया रिसर्च होता था, जिसको अपनी नई बातें लिखनी होती थी, वो उस फिलोसफिकल मैगजीन में अपना दे देता था। तो रदरफोर्ड का ये पूरा मॉडल, पूरा ज्ञान, पूरी थ्योरी उस समय एक फिलोसफिकल मैगजीन आता था उसमें पब्लिश हुआ, और ये लोगों के सामने पहुंचा 1911। जैसे ही ये मॉडल आया, सबसे पहले थॉमसन का मॉडल उसी वक्त खत्म हो गया। 7 साल से चल रहा मॉडल इमीडिएट खत्म हो गया। अब रदरफोर्ड ने ऐसी क्या बात थॉमसन को कही उस चिट्ठी के थ्रू, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। इधर देखो ध्यान से, अब थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। सोचो ये तुम्हारा गोल्ड फॉइल है, देखना भाई सब लोग। अबे सब जगे हुए हो, सो गए हो? बोलो। है सर। हाँ सर। जाग रहे हैं सर। जाग रहे सर। कहानी सुन के, हाँ सर। कहानी, हाँ कुछ लोग कहानी सुन के सो तो नहीं गए। ये देखो,
मान लो ये तुम्हारा गोल्ड फॉइल का थीन गोल्ड फॉइल है, और ये जो मैंने सर्किल बनाया है, स्फीयर बनाया है, वो मैंने एटम बनाया मान लो। अरे भाई गोल्ड फॉइल कोई भी हो, उसके अंदर एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ या ना, होंगे। Yes. अब Yes, sir. अब सुनो, एटम्स होंगे। अब एटम्स के बारे में थॉमसन ने क्या कहा था? एटम के बारे में थॉमसन का ये था कहना कि एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीड्स की तरह कहीं कहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन में तो मास होता नहीं है। अगर प्रोटॉन का पूरा मास ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इस तरह से, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब एटम के पर्टिकुलर वॉल्यूम पे मास जो होगा वो न के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। मानते हो कि नहीं? बोलो। अगर एटम का जो वॉल्यूम है, देखो मान लो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है। अगर वो पूरा प्रोटॉन को हम इक्वली पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो बताओ पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मास न के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा? तो कोई मास ही नहीं होगा अगर पर्टिकुलर एरिया पे बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटम के पास कोई मास नहीं है, तो जब उससे होके हमारा गोल ये अल्फा पार्टिकल जाएगा, तो आराम से उसके आर पार जाएगा, ऐसा रदरफोर्ड सोच रहे थे। लेकिन जब ये रेज डिफ्लेक्ट हुई, वापस लौटी, तो उनको समझ नहीं आया कि एटम में ऐसी कौन सी जगह है जो अल्फा पार्टिकल को वापस लौटा सकता है। हाउ कैन इट पॉसिबल? उनका दिमाग घूम गया। वो सोचने लगे कि गोल्ड फॉइल के एटम, गोल्ड के एटम के पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ऐसे इतनी ताकत है, इतना मास कंज्यूम है, इतना मास कॉन्सेंट्रेटेड है कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो जाया और टकरा के वापस आ गया। ऐसी कौन सी जगह है? काफी सोचने के बाद उनको ये बात रियलाइज हो गया। वो समझ गया कि थॉमसन का मॉडल ही सही नहीं है, उनको बात ही समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली एटम में जो प्रोटॉन है, जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है, वो सेंटर में कहीं सेंट्रोनॉइज है, और बाकी पूरा एटम खाली है, हॉलो है। इसलिए ज्यादातर पार्ट से तो ये आर पार हो जाता है, लेकिन जहां पे प्रोटॉन सेंट्रोनॉइज्ड है, डेंसाइज्ड है, जहां पे उसको जमा करके रखा गया है, वहां पे डिफ्लेक्शन हो। उनको उनकी इमेजिनेशन और बढ़ी। यहाँ देखो, तो ज्यादातर पार्ट से देखो, देख रहे हो, ज्यादातर पार्ट से अगर तुम देखोगे तो ये आर पार चला गया, देखो चला गया ना आर पार। लेकिन जब कभी ये रे कहां से टकराया, जब कभी कैथोड रे सेंटर से टकराया, देखो यहाँ से, जब भी ये सेंटर से टकराया तभी डिफ्लेक्शन हुआ। बोलो, अरे बोलो भाई, सही बात है कि नहीं? बताओ। इसका मतलब एटम का सारा मास उसके सेंटर में जमा है। यानी प्रोटॉन कहाँ जमा है? सेंटर में जमा है। और अल्फा पार्टिकल जब उससे टकराता है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 2+, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन अगर सेंटर में है तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं भाइयों? रिपेल करते हैं। तो जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली वो भागेगा, वहां से ऐसे टकराएगा भागेगा, टकराएगा भागेगा, इसलिए डिफ्लेक्शन होगा। सो एक नया एंगल रदरफोर्ड को समझ में आया। उन्होंने कहा कि एटम का पूरा मास जो प्रोटॉन में है वो सेंटर में सेंट्रोनाइज्ड है, और उस पोजीशन को कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं भाई? Nucleus. न्यूक्लियस। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनको ये बात समझ में आई, एंड देन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो,
देखो इधर छोड़ के ये वाला एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे इससे क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर रेज देखो उस पार जा रही है, एक या दो रेज है जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वापस आ रहा है, इसका मतलब सारा का सारा मास उस पॉइंट पे जमा हुआ। चलो यहां से तुम लिखना शुरू करो, देखो सब लोग हो सके तो ड्रॉ करने की कोशिश करो जितना कर पाओ। ये हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसका डायमीटर है 10⁻⁻13 सॉरी रेडियस, ये पूरा डायमीटर है। मैं बाद में बात करता हूँ, ये पहले लिखो पहले सारे points। इससे पता चला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू हो रहा है, कुछ वापस आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू हो रहा है यानी ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, कुछ लोग वापस आ रहे हैं यानी कॉन्सेंट्रेटेड मास है सेंटर पे, और डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ज्यादातर लोग डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अलग अलग एंगल से। इसका मतलब दो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन हो रहा है। लिखो पढ़ो। सर ये डायग्राम में वो पिंक कलर के क्या है, वो हाइड्रोजन क्या है वो? हाँ वो दिखाया गया है, ऐसे ही चित्र बना दिया है, ज्यादातर पार्ट जो है वो खाली है, हॉलो। ये पिंक कलर में बताया गया और कोई बात नहीं। ठीक है चलो। नोट हो गया तो बताना। सर इलेक्ट्रॉन्स भी वो प्रोटॉन वाले पार्ट में ही है सेंटर में। क्या बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स भी मतलब प्रोटॉन्स तो सेंटर में ही है ना कॉन्सेंट्रेटेड, तो इलेक्ट्रॉन्स हाँ भी वो, सेंटर में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेटेड है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसी पार्ट में है प्रोटॉन्स के अंदर। नहीं मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, पहले लिख तो लो, आता हूँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है लिखो पहले इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। ये नोट हो गया सबसे? नोट हो गया हो तो बताओ। ठीक है अब देखो नीचे पढ़ो, यहां तक हो गया नोट? यहां तक नोट हुआ? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब यहां से देखना। देखो यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है, इसको देखो ध्यान से। एटम के दो पार्ट हो, एक पार्ट
जो न्यूक्लियस है। तो होल मास जो एटम का है वो इसी में हो। उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने उसको भी यही डाल दिया। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं भाइयों? न्यूक्लियस। ओके, सो ऑलमोस्ट होल मास जो है वो न्यूक्लियस में। लेकिन अब देखो नीचे क्या लिखा है। दिस इज, अब देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ भी है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्या है? दिस इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग at high speeds in fixed paths। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग पाथ में हाई स्पीड में घूमते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। भाई तुम समझे? कौन पूछ रहा था अभी मुझसे? सर मैं। समझे तुम? सर इलेक्ट्रॉन ये कहाँ तो होगा? नहीं। न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा हाई स्पीड में। ये हाँ रिवॉल्व सर ऐसे ही होगा जैसे अर्थ सन को करता है। देखो, सो सेंटर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। हालांकि रदरफोर्ड ने जब थ्योरी दी थी तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, उसके बारे में बात करने का मतलब नहीं है। बट बाद में जब न्यूट्रॉन आया तो लोगों ने उसको वहीं डाल दिया। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दिखाई दे। हालांकि रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन का कुछ पता नहीं। ठीक है, सर फिगर भी ड्रॉ करना है। क्या करना है? फिगर ड्रॉ करना है। हाँ, फिगर ड्रॉ करो, कोशिश करो जितना कर सकते हो। आसान है। हर्ष, क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम्हें क्या कर रहे हो? थैंक्स ब्रो किसको बोल रहे हो? क्या हो गया? मैसेज में जवाब दो जल्दी। हर्ष, तुम मुझे म्यूट क्यों कर रहे थे भाई? गलती से हो गया तो बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। डन 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 डन। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। अब मैं कुछ बातें लिखवाऊंगा भी यहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ेगी। ये सबने लिख लिया था ना भाई? अगर ड्रॉ नहीं भी हो प्रॉपर तो कोई बात नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना। नहीं भी पूरा ड्रॉ करो तो चलेगा, बट स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो यार, ज्यादा क्या। ठीक है, बातें लिखना इंपॉर्टेंट है। ये सब तो तुम बना भी नहीं पाओगे तो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाओगे। बोलो आगे बढ़ूं क्या? हाँ बोलो। सर। यस सर। यस सर। सब देखो, मैं बढ़ता हूँ आगे क्योंकि अब इसकी बातें हो चुकी है। सब लोग आ जाओ जल्दी से, आगे की पढ़ाई पे ध्यान। तो स्क्रीन शुरू कर यहाँ पे discuss कर।
यहाँ जो टॉपिक है उसको एक बार करते हैं शुरू। तो रदरफोर्ड की कुछ बातें हम लोगों ने मेन सारे पॉइंट देख ही लिए, कुछ बातें और है जिसको हमको देख के डिस्कस, ठीक है। मैं अभी उसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। जैसे एक पॉइंट है रेडियस ऑफ, सब लोग लिखेंगे मेरे साथ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आता है मन में कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना। देखो वैसे तो जनरली वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। देखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is almost negligible as compared to volume of atom। ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ एन एटम। इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट, लेकिन फिर भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला हमें बनाना है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना वो मास नंबर के डायरेक्टली, मास नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। ए इज मास नंबर, और जब इसको तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तुमको यहाँ मिलेगा आर नॉट। यहाँ पे ये जो है ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। ये जो है रेडियस ऑफ, ये रदरफोर्ड कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन होता है। जाहिर सी बात है ए की वैल्यू 1 उसी की होगी, ठीक है। और ये मास नंबर है, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर तो पहले ही पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखते चलो, इतनी सी बात है। पहले लिख लो इसको फिर बात करो। डन, Yes, sir. Done. आगे बढ़ो। वैसे
एक दो बातें और तुमको मैं बता दूं यहाँ पर कि रेडियस ऑफ एटम जो है जनरल निकाला जा सकता है, बट सारी वैल्यू चाहिए। आर नॉट की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, जो तुम हमेशा याद रखना। जनरली आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो होता है 1.1 into 10 to the power minus 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक होता है, ये निकाला जा सकता है, और बाकी तो तुम उस हिसाब से फिक्स कर सकते हो। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसमें ये पुट कर देना, मास नंबर पता होगा, ये वाली वैल्यू पुट करोगे, वहां से आंसर। अब लिखते हैं दूसरा पॉइंट। रेडियस के बाद दूसरा जो डिस्कस है डेंसिटी भी होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। जानते ही हो फॉर्मूला क्या होता है? सो मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो फॉर्मूला से ही निकाला जा सकता है, जो हम लोग ने सीखा है। और मास भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास होगा। तो इसको भी अगर कभी कोई पूछे तो दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग लगाया जा सकता है। मास कितना होगा एटम का? मास जो एटम का होगा वो होगा Z, एटॉमिक नंबर होता है Z, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z। A था मास नंबर, अब A माइनस Z करेंगे, एटॉमिक नंबर करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा फर्क नहीं है, आसपास ही। देख लो मास ऑफ न्यूट्रॉन। सब लोग लिख लेंगे न्यूट्रॉन का मास। ये जो है तुम्हारा, ये हो गया ऊपर वाली चीज। इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, 4/3 आर क्यू। आर क्यू, आर क्या है पता ही नहीं, तो कभी जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल सकते हैं, निकालते चलो। सर ये वॉल्यूम की जगह आपने क्या 4/3 समझा नहीं? क्या? मास हम लोग ने निकाला, फिर वॉल्यूम पे क्या लिखा है 4/3? 4/3 पायर की होता है ना किसी के स्फेयर की वॉल्यूम। स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पायर की होता है ना फॉर्मूला। वॉल्यूम यही हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? एटम को स्फेयर समझो, एटम की वॉल्यूम कितनी होगी बताओ? फॉर्मूला होता है 4/3। ठीक है, हाँ सर। एटम को स्फेयर मान रहे हैं, बस इतना। जल्दी करो भाई। अब सीखो नई बात, यहां तक हो गया। अब देखो, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन।
ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए हम फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे? डेंसिटी इक्वल टू अगर लिखेंगे तो m इंटू, हम लोगों ने m इंटू जेड लिखा है और यहाँ लिखा है a माइनस जेड इंटू m, क्योंकि मास सेम ही है तो सबको हम m लिख देते हैं। एंड डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने जो लिखा है फॉर्मूला वो होगा 4/3 पाई, और r के जगह पे जो लिखने वाले हो वो तुम्हें पता ही है, r की जगह पे तुम ये लिखने वाले थे, इसकी जगह पे पावर करो तो ये a हो जाएगा और साथ में आ जाएगा r0 का होल। मैंने ये पुट कर दिया इसे, तो मुझे ये मिलेगा। बोलो सब लोग, सही है ना? अब यहां से तुम देख पा रहे हो कि जो mz होगा वो तो कट जाएगा, है ना? और a होगा ये r0 की। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, फाइनल वैल्यू ये मिलेगी az, ये वाला, a से a भी कट जाएगा। सो डेंसिटी जब निकालने जाएंगे तो हमको एक सीधा सा वैल्यू मिलेगा, उसको हम पुट कर सकते हैं, होगा मास नंबर इंटू जेड। देख लो भाई सब लोग, सॉरी ये तो कट चुका है मास नंबर, ऊपर जो चीज बचेगी सब कट चुका होगा, पर जेड बचेगा सिर्फ। देख लो सब, सॉरी a इंटू m बचेगा, ऊपर बच गया m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r0 का होगा। अब यहाँ तुम प्रोटॉन का मास डाल दो या न्यूट्रॉन का मास डाल दो, फिक्स हो जाएगा, सॉल्व कर लो। तो डेंसिटी जो करीब आती है वो है 2.98 इंटू 10⁻17। चेक कर लो जल्दी। केजी पर मीटर। तो डेंसिटी ऑलमोस्ट देख सकते हो ये आ सकता है। इसमें मैंने क्या क्या किया बताता हूँ। m क्या किया था, m था मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सेम ले लिया। z एटॉमिक नंबर है, a मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो a के लिए मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस z, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम z कहते हैं। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बना, a माइनस z। इसलिए मैंने न्यूट्रॉन का जब मास निकाला था तो a माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया था ना। देखो बोलो भाई, तो ये जेड नंबर ऑफ, ये जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये जो a माइनस जेड है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और दोनों के मास को हमने सेम एग्जैक्टली सेम होता ही है। इस तरह से हमने टोटल मास निकाला था और नीचे का फिर ये फॉर्मूला लगाया था
बाद में हमको पता चला कि भैया डेंसिटी तो फिक्स होती है, क्योंकि फाइनल जो फॉर्मूला होता है इसमें सिर्फ मास बचता है, m, और m है मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, बाकी सब चीज इसमें कांस्टेंट, इसलिए एटम की डेंसिटी भी कांस्टेंट। लिखते चलो। सॉरी, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, एटम बोल दिया गलती से। न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा फिक्स होती है, एटम कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी पक्का फिक्स होती है। वॉल्यूम बदलेगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट। क्या ये बात पब्लिक को समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा फिक्स होगी? सही है? अरे बोल दो यार। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड। अब एक और बात है जो हमें डिस्कस यहाँ पे करना है। देख लो, यहाँ पे एक और चीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है जो एंगल है उस पर भी बात करनी है। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड एट एंगल। अगला टाइप है जो डिस्कस करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे हमको डिस्कस करने की जरूरत है। तुमने देखा था कि ज्यादातर लोग आर पार हो जा रहे थे, बहुत ही कम लोग थे जो डेविएट हो रहे थे। उसमें से भी ज्यादातर लोग जो डेविएट हो रहे थे बहुत कम एंगल से डेविएट हो रहे थे। हायर एंगल से डेविएट होने वाले लोग या तो नहीं थे या 9 के बराबर थे। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो नहीं थे या क्या गड़बड़ थी उसमें बताओ? बहुत कम एंगल से हो। देख लो एक बार। देखो, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल जो थीटा एंगल से डेविएट हो, है ना? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन 4 थीटा बाई 2। एन थीटा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स deviated at angle theta। अब यहां से समझ में आता है कि सब कुछ साइन 4 थीटा बाई 2। अब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन की वैल्यू जो है, जानते हो कि 0 से 1 की तरफ होता है, बढ़ते। सो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि उल्टा जाएगा। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि एंगल बढ़ेगा तो नंबर घटेगा, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ डेविएटेड पार्टिकल जो होगा वो घटेगा। मतलब हायर एंगल से डेविएट होने वाले लोग बहुत ही कम हैं।
एज कंपेयर टू, अगर सब लोग डेविएट हो रहे हैं तो ज्यादातर लोग कम एंगल से डेविएट, अगर ज्यादा एंगल से देखोगे तो डेविएट होने वाले लोगों की संख्या कम। देखते चलो, समझ में आ गई बात? डन। देखो किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो जल्दी। सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये जो फॉर्मूला है साइन 4 थीटा 2, थिंक अबाउट इट। थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू घट बढ़ेगी तो थीटा घटेगा, क्योंकि दोनों उल्टा है। बोलो। यस देखो सर। साइन में क्या होता है, 0 से जब 90 की तरफ जाती है तो वैल्यू बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? हाँ तो थीटा बढ़ना, तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि एंगल जब थीटा बढ़ता है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगी। इसका मतलब अगर आप हायर एंगल से डेविएट करते हैं तो ऐसे पार्टिकल की संख्या कम, ज्यादातर पार्टिकल होंगे जो कम एंगल से डेविएट होंगे। ठीक है, लिख लो, यहां तक लिखने के बाद लिख लो, देखो मैक्सिमम पार्टिकल, maximum number of particles deviated, maximum number of particles deviated from their paths, maximum number of particles deviated from their paths, maximum number of particles deviated from their paths, were deviated with the lesser angle, were deviated with the lesser angle, were deviated with the lesser angle. लिख लिया? सर were वापस deviated, रिपीट करो ना। maximum number of particles deviated from their path, maximum number of particles deviated from their paths, ठीक है? मेरी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारे यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम। ध्रुव मैं आता हूँ तुम्हारे पास। maximum number of particles, maximum number of particles deviated from their paths were deviated with lesser angle, were deviated with lesser angle, ठीक है? were deviated with the lesser angles, ठीक है? हाँ सर। ज्यादातर लोग जो डेविएट होते हैं पार्टिकल, उनकी एंगल क्या होती है, बोलो? कम होती है, ठीक है? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, सुन लिखा कि नहीं? हाँ लिख लिया सर। लिख लिया सर। Only few particles are were deviated with greater angle, ठीक? कुछ ही लोग हायर एंगल से, नोट हो गया? हाँ तो सर। हाँ तुमको सर। क्लियर हुआ? अब तुमको क्लियर हुआ ये एजेड एमजेड क्या था? हाँ सर। यस सर। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये मैंने मास ऑफ प्रोटॉन निकाला, एक प्रोटॉन का मास कितना है बताओ, m। तो z प्रोटॉन का कितना होगा, mz। और ये a माइनस जेड जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, a मास नंबर है,
उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगा कि नहीं? और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जब उसके मास से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन का मास आएगा कि नहीं आएगा? बोल यार। तो ये तेरा मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ये तेरा मास ऑफ प्रोटॉन है। इन दोनों को जोड़ोगे तो न्यूक्लियस का मास आएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ, तो जेड एटॉमिक नंबर है, लिख तो दिया सब कुछ। समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो ये था रदरफोर्ड की बात है। तो रदरफोर्ड की बातें तो अच्छी है, लेकिन बात इतनी होती तब ना, और भी कहानी। तो मुझे रदरफोर्ड का थोड़ा सा ड्रॉबैक अभी शुरू करता हूं। तो ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बगैर काम नहीं चलेगा। लिखो ड्रॉबैक। उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने एक थ्योरी दे रखी थी। उस थ्योरी ने रदरफोर्ड के सामने प्रॉब्लम। कैसे? देखो देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जो उस समय एक अच्छे साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, वो कहा करता था कि एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, accelerating charge particle will emit electromagnetic radiation. Emit electromagnetic radiation. As a result, electron will follow spiral path and will collide with each other. Spiral path and will collide with nucleus. Electron will follow spiral path and will collide with nucleus. ऐसा वो कहते थे। वो कहते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, दुनिया में कोई भी चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है, जिसमें स्पीड है, अगर वो घूमता रहा तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो एक दिन उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो स्पाइरल पाथ से होता हुआ न्यूक्लियस में घुस जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? बताओ। ऐसा तो नहीं होता ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराए। ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैक्सवेल की थ्योरी थी
रदरफोर्ड ने इसका बारे में कोई आंसर नहीं। वो कहा करते थे सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो न्यूक्लियस का ये थ्योरी, ये मैक्सवेल की थ्योरी उनके सामने है, इसका कोई जवाब उन्होंने लेकिन ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन टकराता है, बट दिस इज नॉट द केस। लेकिन ऐसा होता नहीं, और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं करता। नेवर explained above drawback। उन्होंने सामने आके कभी एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, हमारा तो वही थ्योरी है भाई, हमको जितना आता है बता दिया, अब तुम। तो एक बड़ा ड्रॉबैक उनके सामने रह गया, और इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। लोग कॉमन सेंस है, लोग पूछते थे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो गिर जाएगा ना, आप कह रहे हो कि हमेशा घूमता रहेगा, ये क्या बात हुई? इसका मतलब गलत बात है। तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल की थ्योरी रदरफोर्ड की मॉडल के सामने खड़ा हो और उनके मॉडल को आगे बढ़ने से रोकने लगा। अब रदरफोर्ड को अगर अपना मॉडल शुरू करना था तो उन्हें मैक्सवेल की ये थ्योरी गलत करके दिखाना थी, बट मैक्सवेल वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस। उनका मानना था भैया जिसको जो मानना है माने, मैंने दे दिया, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, जो करना है कर लो, मेरा इतना ही था, आगे तुम देख लो, मन है तुम्हारा, मानो नहीं माने मत मानो। उन्होंने ज्यादा ध्यान कभी नहीं दिया इस बात पे कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। अब मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बातें बताना है शुरू कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने तो नहीं बताया ऐसा कुछ, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इस पे क्वेश्चन तो उठते ही रहे, डिस्कशन चलती ही रही। तो हुआ ये कि रदरफोर्ड की थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क लगने लगा, लोगों ने पूछने शुरू किए। रदरफोर्ड ने कभी एक्सप्लेन नहीं। तो बोर को पता था कि जो भी बात रदरफोर्ड बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन बोर के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था जो मैक्सवेल अपनी थ्योरी में उठा रहे थे। तो बोर ने चालाकी दिखाई, स्मार्टनेस दिखाई, और उसने 2 साल वेट किया। 2 साल तक वो उस इंतजार में रहे कि कोई थ्योरी आए और वो मैक्सवेल की थ्योरी को गलत प्रूफ करे। जब मैक्सवेल की थ्योरी गलत प्रूफ हो जाएगी तो मैं अपना मॉडल दूंगा, क्योंकि जब तक ये थ्योरी गलत प्रूफ नहीं होती तब तक रदरफोर्ड का मॉडल ट्रू नहीं होता, और रदरफोर्ड का मॉडल अगर ट्रू नहीं होता तो बोर का भी नहीं होता, क्योंकि बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को ही आगे बढ़ाया था। बहुत सारे लोग बोर के मॉडल को रदरफोर्ड के मॉडल का पार्ट 2 कहते हैं। कौन सा पार्ट कहते हैं? पार्ट 2। इसलिए अगर रदरफोर्ड सक्सेसफुल नहीं है तो बोर कैसे होगा? सो बोर को वेट करना पड़ा कुछ दिन, जब एक थ्योरी आई और जिसने मैक्सवेल की इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया। उसके बाद बोर ने अपनी थ्योरी, मैं आऊंगा उस बात पर, लेकिन उसके पहले कि मैक्सवेल की थ्योरी कैसे गलत प्रूफ हुई, क्या क्या गड़बड़ी थी, उसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें और पढ़नी पड़ी। तो चलो मैं कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूँ जो तुमको सब लोग ध्यान देंगे। क्लास के बच्चे यहाँ ध्यान देंगे पूरे ध्यान से। लिखो सम बेसिक टर्म्स, इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ना। लिखते चलो। फर्स्ट क्या? कितने लोग वेव समझते हैं हमारी क्लास में?
वेव समझते हो? कितने लोग जानते हैं कि वेव क्या होता है? बताओ, कोई है जो बताएगा हमें कि वेव क्या होता है? कौन बताएगा, बोलो। अरे सर मैं किसी ट्राई को नहीं? करूं? हाँ ट्राई करो ना, अरे बिल्कुल सर try वेव इज करो। अ सेट ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। सिर्फ इतना नहीं है, वेव एक अच्छे एग्जांपल से समझो। जैसे तुम क्या करो, एक थ्रेड को कहीं बांध दो, ठीक है, दूसरी तरफ, और दूसरे सिरे को, थ्रेड को पकड़ के खींचो, तो ये जो देखोगे तुम कि यहां से वहां जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, उसको कहते हैं वेव। वेव मतलब डिस्टरबेंस, जिसके अंदर, जैसा कि इसने बताया, पार्टिकल मूव करेंगे, तो मूव करना ही डिस्टरबेंस। लेकिन ये जो वेव होता है, ये कॉमन डिस्टरबेंस नहीं होता है, पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है। यानी एक सर्टेन टाइम के बाद बार बार रिपीट। हाँ, लिख लो, इट इज पीरियोडिक डिस्टरबेंस। लिखते चलो, which cause transfer of energy, which cause transfer of energy and momentum. From one point to another without actual transfer of, without actual transfer of. पीरियोडिक डिस्टरबेंस है, इससे एनर्जी ट्रांसफर होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, और जो सोर्स होता है वो ट्रांसफर नहीं, बस वो अपने पास से करता है कुछ। ठीक है, सब लोगों ने 9-10 में मुझे लगता है पढ़ा होगा थोड़ा बहुत वेव के बारे में, पढ़े हो ना? सबने पढ़ा होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। सबको पता है कि ये जो हाइट वाला है वो क्या है? क्रेस्ट। और जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है वो ट्रफ। सही है? अरे बोलो यार, ट्रफ हाँ क्रेस्ट सर। समझते हो ना? हाँ सर हाँ। और अब दो कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। यहां भी चलेगा। लिखते चलते हैं। सो पहला वेवलेंथ ही पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं लैम्डा से।
ये है, it is distance between two successive crest of waves. Two successive crests or trough. लिखो एम्पलीट्यूड, maximum displacement, maximum displacement of particle, maximum displacement of particle from its mean position. तो इसका मेन पोजीशन तो ये है, तो ये जो डिस्टेंस हो रही है ये एम्पलीट्यूड है। तो किसी भी एक तरफ जा रहा है, मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस वो कवर कर वो एम्पलीट्यूड है। सर मेन पोजीशन क्या बोला आपने? मेन पोजीशन मतलब ये मेन पोजीशन है, बीच वाली लाइन इसी के अबाउट घूम रहा है ना, ये देखो, अरे इसी से कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, फिर लौट के फिर ऊपर फिर नीचे, तो मेन पोजीशन ये वाली लाइन है ना। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, सो ये मेन पोजीशन है, तो इससे जितना ऊपर हाइट गया वो एम्पलीट्यूड है, या जितना नीचे हाइट गया वो। ठीक है भाई? ओके सर। देखो थर्ड है फ्रीक्वेंसी। ये होता है नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per unit time. ये फ्रीक्वेंसी है, देखो ध्यान से, एक सेकंड के अंदर जितने वेव पास होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को कैसे दिखाते हैं वो सीख, फ्रीक्वेंसी को हम देखो ऐसे वी टाइप लिखते हैं, थोड़ा ऐसे उल्टा, देख रहे हो कैसे लिखते हैं, वी टाइप करते हैं, थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, ऐसे वी ऐसे लिखते हो ना, फ्रीक्वेंसी भी ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ऐसे। मैं तो बहुत सारा लिखता हूँ, तुम ऐसे कर लेना, ये सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ऐसे लिखना सीखो। ठीक है भाई? इसको न्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बंधु? न्यू पढ़ते, न्यू है, समझते फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यस सर। हाँ लिखते चलो। अब देखो ये जो न्यू है जिसकी बात अभी मैं कर रहा था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। देखो वेवलेंथ अगर बड़ा होगा तो एक सेकंड में क्रॉस होने वाले वेव्स अपने आप कम हो जाएंगे, लेकिन अगर वेवलेंथ छोटा होगा तो एक सेकंड में क्रॉस होने वाले वेव्स बड़े हो जाएंगे, इसलिए दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इसमें से तुम ये कांस्टेंट का साइन हटाते हो
सॉरी ये प्रोपोर्शनलिटी ये हटाते हो तुमको मिलता है c बाय लैम्डा। c जानते ही हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, क्लैरिटी अगर आ गई हो, ठीक है। सो ये न्यू पता है तो लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा पता है तो न्यू निकाल लेंगे, ये छोटी सी बात है। ठीक, अब लिखो टाइम पीरियड। इट इज टाइम taken, it is time taken to travel a distance equal to wavelength। एक वेवलेंथ क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगता है, यानी 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ जाने में या 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट जाने में जितना टाइम, वही टाइम पीरियड। तो ख्याल ये रखना कि टाइम पीरियड जो है वो डिस्टेंस वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी है। और एक और बात याद रखना है कि 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी है। लिखते चलना है सबको। सर ये C क्या है? c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। कांस्टेंट है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। c नहीं पता तुमको? वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं पढ़ा कभी? नहीं सर, पढ़ा था, भूल गया लेकिन। कोई बात। सर ये टाइम पीरियड फिर से बोलो ना, समझा नहीं। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्रॉस करने में जितना टाइम, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा ना, वही टाइम पीरियड। ये एक वेवलेंथ है, मानते हो ना? एक वेवलेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा या यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम, वही टाइम पीरियड। वेवलेंथ वेव ही तो है, छोटा सा। तो एक वेवलेंथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया वेलोसिटी। ये दोनों पता हो तो टाइम पीरियड निकाला सकते हो। टाइम पीरियड वैसे फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितना चक्कर, और टाइम पीरियड है एक चक्कर के लिए कितना टाइम। एक दूसरे का उल्टा हो गया ना, लिखते चलो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई लैम्डा, क्योंकि टाइम पीरियड ये है और 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर t लैम्डा बाई v है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा। अरे हो सकता है कि नहीं? जल्दी लिखो। अच्छे से लिखो फिर बात करो। सर लिख लिया। सबने लिख लिया? हाँ सर। यस सर। ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी भाई, अच्छे से देख लो। अब लिखो नेक्स्ट।
वेव नंबर, सब लिखेंगे वेव नंबर, लिखो तो। वेव नंबर को उल्टा वी लिखते हैं, सॉरी वी के ऊपर से बार लगा, वी मतलब फ्रीक्वेंसी वाला वी, फ्रीक्वेंसी बार बोलते हैं इसमें। सो लिखो number of waves present per unit length. पर यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव होंगे उसी को हम लोग कहते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर इक्वल टू होता है 1/λ। चेक कर लो भाई, डन। Yes, sir. Yes, sir. ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई जब हम लोग डिस्कस रदरफोर्ड कर, रदरफोर्ड के सामने एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि रदरफोर्ड से एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछने वाला कौन है? सवाल पूछने वाला है मैक्सवेल। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब घूमेगा एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं? अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए, और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो न्यूक्लियस से कोलाइड करके स्पाइरल पाथ पे जाके खत्म हो जाना चाहिए। तो ये बताइए कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है? बट देयर इज द प्रॉब्लम। सो ये इसका कोई आंसर है नहीं इनके पास, और इसलिए हम लोग एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू हम दुनिया को ये समझा सकें कि नहीं यार वेव की बोर की थ्योरी सही है, सॉरी रदरफोर्ड की थ्योरी सही है। उसमें मैंने एक और बात बताई कि जो थ्योरी अभी हम लोग पढ़, जो भी थ्योरी अभी हम लोग पढ़ वो इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट हम बोर की मदद कर पाए, क्योंकि बोर हमारा जो है जानता है कि रदरफोर्ड सही कह रहा है, और मैक्सवेल की थ्योरी को गलत वो प्रूव नहीं कर पाता। इसलिए हमें मैक्सवेल की थ्योरी को पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, फिर एक साइंटिस्ट लाना होगा जो मैक्सवेल की थ्योरी को गलत प्रूव करे, तभी बोर की थ्योरी स्टैब्लिश हो सकती है। ये सबको समझ में आ रही बात? और इसीलिए मैंने ये सब वर्ड्स यूज किए जिसकी जरूरत पड़ने वाली। ये सब आपने 9th में शायद पढ़ा हो फिजिक्स में, मैंने यहाँ यूज किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है ना। एक बार समय बनता है कि हम मैक्सवेल की थ्योरी को पूरा अच्छे से पढ़ लें, फिर उसका ड्रॉबैक पढ़ेंगे। लिखो सब लोग, मैक्सवेल थ्योरी, इसको थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल थ्योरी देखो, अकॉर्डिंग टू ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। electromagnetic radiation electromagnetic radiation can be produced by oscillating charge particles.
oscillating charged particles. वो कहते थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, उसमें अगर कोई वेलोसिटी है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मैं आगे ईएम लिखूंगा, मतलब तुम समझ लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, बोलूं आगे? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। देखो पहला, देखो these waves, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं, these waves consist of electric and magnetic। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जब इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर उसमें वेलोसिटी होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि मूवमेंट वाला जितने चार्ज पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। सो एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। These waves consist of electric and magnetic field oscillating perpendicular oscillating perpendicular to each other. Oscillating perpendicular to each other, एक दूसरे के perpendicular होते हैं, as well as to the direction of propagation. To the direction of propagation. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब अगर कोई ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सुन रहे हो? मतलब जिस डायरेक्शन में सोर्स वेव को रिलीज करता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्लियर? सर ओसिलेटिंग का मतलब क्या है? ओसिलेटिंग मतलब वही मूवमेंट। ओसिलेटिंग मतलब मूवमेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन जब आगे जाता है तो ओसिलेशन करता हुआ, इलेक्ट्रॉन में कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम्हें याद है अर्थ दो तरह के मोशन शो करता है, एक तो राउंड राउंड घूमता है और अपने एक्सिस पर भी तो घूमता है। अरे बोलो। हाँ सर। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो ऑसिलेशन वाला मूवमेंट है, और चार्ज का जब भी मूव करता है तो ऑसिलेशन ही होता है। ऑसिलेटिंग, ऑसिलेशन मतलब वो वो होता है ना, पेंडुलम होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। ऑसिलेशन मतलब होता है बार बार सेम मोशन शो करना, उसी को ऑसिलेशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन, सेम मोशन, सेम ट्रफ, सेम क्रेस्ट, बार बार आना, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है ना? तो जब कोई अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, मूवमेंट बार बार होगा, दैट इज ऑसिलेटिंग। तुम्हारे लिए ऑसिलेटिंग का मतलब ऐसे भी ले सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऑसिलेट कर रहे होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब कोई रखने वाली चीज तो है नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी तो नहीं जा सकती,
मैग्नेटिक फील्ड एक जगह रखी नहीं जा सकती, तो मूव ही करेगी ना, तो एक दूसरे पे ओसिलेट करेगी, मूवमेंट होगा। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जहां से हीट वेव जिस डायरेक्शन में जाएंगे, और ओसिलेशन होगा, वो तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये है कि ओसिलेशन होना चाहिए, ठीक है। लिखते चलो, नंबर 2 लिखो। EM waves do not require any medium. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल लाइट है, ध्यान रखना। लाइट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सोर्स से रेडिएशन निकलवाने के लिए इनको किसी भी मीडियम की जरूरत। लाइट जो है एग्जाम्पल ऑफ EM वेव। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। All EM waves travel with velocity. जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। जैसे लाइट के लिए वेलोसिटी तुमको पता ही है, ये लाइट की वेलोसिटी सबकी अपनी अपनी होती है। तो तुमको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने तुमको एक बात कहा था, उल्टा करके बताया था, एकदम 2 मिनट पहले एक इक्वेशन बताया था। ये बताया था ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिखा था, वेलोसिटी बाय लैम्डा लिखा था, बोलो। हाँ यही सर। लिखने जा यही नीचे लिखने जा सो फ्रीक्वेंसी जो होगा यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाय लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखने जा रहे हैं, c। सो c इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। और यहीं से कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c, जो यहाँ से प्रूव होता है। पहले ही मैं बोल चुका हूँ, बट प्रूव यहाँ से होता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, यू कैन फाइंड वेवलेंथ, वेवलेंथ पता है, यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक खास बात बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सबको देखो। एक चार्ट बना हुआ तुम्हारे लिए। देखो पहचान जो होती है ना इन लोगों की, वो पूरी पहचान जो है वो वेवलेंथ के बेसिस पे होती है, ठीक है। वेवलेंथ के हिसाब से तय होता है। तो यहाँ से शुरू करना, यहाँ पे वेवलेंथ है 10⁻⁻16 मीटर, शुरू कर रहे हैं। और इसको बढ़ते बढ़ते पहुंचाएंगे 10⁻⁸ कितना, 8 मीटर। देख रहे हो कि वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो तुमको मिलने वाला है, अलग अलग टाइप के लोग,
पहले जो तुमको मिलेगा यहाँ वो मिलेगा कॉस्मिक रेज। सबसे कम वेवलेंथ इन्हीं लोगों को, उसके बाद जब आओगे तो तुमको मिलेगा गामा रेज। लिखते चलो, इसकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। गामा के बाद जो नंबर है वो है एक्स रेज। एक्स रेज के बाद यूवी। यूवी का फुल फॉर्म बताओ। अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। यूवी के जस्ट बगल में थोड़ा सा छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा विजिबल, जिस विजिबल से तुम सात बनाते हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। सात बनाते हो कौन कौन? विबजियोर। विबजियोर समझते हो ना, जो सनलाइट में होता है, हाँ सर। ये कलर होता है। यहाँ पे इसका जो होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब यूनिट होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 लेंथ का यूनिट। और ये यहाँ खत्म होता है 7600 एंगस्ट्रॉम। देखते चलो, इसके बाद थोड़ा बड़ा सा होता है इंफ्रारेड। इसके बाद अंदर के कलर, शॉर्ट में बोलते हैं IR इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव रेंज के बाद आता है दो पार्ट जो तुमने रेडियो में सुना, FM और AM। FM रेडियो सुने हो ना, FM AM जानते हो ना, ये दोनों होते हैं रेडियो। इनकी काफी ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज रेडियो वेव होते हैं जो इसके आगे होंगे। सो सबसे ज्यादा वेव जो है वो रेडियो वेव। तो ये तुम्हारे सामने मैंने पूरा एक बना दिया, जो तुम्हारे काम। तुम देख सकते हो कि इस बेसिस पर ही जज होंगे सारे टाइप के स्पेक्ट्रम, और इसी को हम लोग, ये स्पेक्ट्रम है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ध्यान देने की बात है, तो कौन किस नेचर का होगा इसका पता उसके वेवलेंथ से चलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है?
सबने लिखा कि नहीं, जल्दी बताओ। सर ये मैक्सवेल थ्योरी कौन से ईयर में आई थी? मैक्सवेल पहले से चला रहा था, एकदम पहले से 1900 स्टार्टिंग से। इसकी कोई गलत नहीं करती, एक्चुअली ये सब ऑब्जर्वेशंस नहीं थे, ये उनका एजम्पशंस था, ये सब वो मानते थे। और इसी थ्योरी के कारण हमको दिक्कत हुई, ये पहले से चला रहा था, ठीक है। और बिकॉज ये सब चीज भी उन्होंने बताई थी, ये जो अभी हमने ये सब बनाया, तो लोग बिलीव करते थे कि बात तो सही। अब तुम लोगों ने लिखा कि नहीं, ये बताओ जल्दी। लिख लिया सर। हाँ बस, तो जीवन में आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो तो ध्यान से सुनो जरा बातें जो हमारी चल रही है। ये तो ठीक है, मतलब समझ में आ गया। अब ये जो बेसिक बात हमने सीखा है वो तो चलता रहेगा, इसके साथ साथ एक दो चीजें और थी जो चल रही थी और उनपे भी क्वेश्चन मार्क था, और लोग अपनी बातें वहां भी कर। मैं यहाँ पे तुमको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो पूरा गेम था वो सिर्फ ये नहीं था, वो सिर्फ इस बात पे बेस्ड नहीं था कि एक साइंटिस्ट ने कहा। गेम ये था कि बरसों का बिलीव था, वो लोग बिलीव करते थे कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सक्सेसफुल थ्योरी उस वक्त थी, ज्यादातर लोग उस पर बिलीव करते थे। किसी को कोई मतलब ये नहीं था कि यार ये थ्योरी भी गलत हो सकती है या ये थ्योरी भी बकवास हो सकती है। तो बहुत दिनों तक तो ये थ्योरी चलती रही, और जब तक ये थ्योरी चलती रही तब तक प्रॉब्लम ये थी कि बोर को अपनी थ्योरी लाने का मौका नहीं था, क्योंकि बोर अपनी थ्योरी लाते तो कैसे, उनके सामने मैक्सवेल की थ्योरी पड़ी जो उनकी थ्योरी को गलत प्रूफ करने की कोशिश। और बिकॉज मैक्सवेल की थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी, इसलिए लोग उनकी थ्योरी पे बिलीव भी ज्यादा करते। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे ये बात जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो थ्योरी चल रही थी उस पर कितने लोग बिलीव करते हैं और क्यों करते हैं। देखो, जो पुरानी थ्योरी होती है ना, उसपे कहीं ना कहीं लोगों का बिलीव थोड़ा ज्यादा है, इसको लेकर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबको पता है ये बात। तो लोग पुरानी थ्योरी को लेकर थोड़े ज्यादा बिलीव करते हैं और नई थ्योरी से उनका बिलीव जो होता है थोड़ा कम है कि नहीं? तो देखो, एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक चीज तुम्हें बस दिखा देता हूँ फिर हम आगे। सो यहाँ देखो, रदरफोर्ड मॉडल तक हम पढ़ चुके थे। अब देखो, ये है अभी जो मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी थोड़ी फोटो देख लो, अभी शायद मैं बहुत अच्छा फोटो नहीं बना पाया हूँ, देख लो ध्यान से। ऐसे जनरली बनाते हैं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऐसा ऐसा दिखता है, देखो ध्यान से, ठीक है। ऊपर देखो लिखा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कैसे चल रहा है वेव, ये ज्यादा सुंदर स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसे चलता है। तो नीचे वेवलेंथ दिखाया गया, जैसे मैंने दिखाया वैसे ही है, स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है ना। इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि घर पे तुम पढ़ पाओ इसको ठीक से, है ना। यूनिट देखो लिखा हुआ वेवलेंथ का, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब पढ़ लेना है। ओके, यस सर। अब देखो ये पढ़ लोगे तो नीचे आके थोड़ा सा ये भी तुमको देखना चाहिए। अब देखो, ये जो मैंने तुमको सिखाया इसको ज्यादा सुंदर तरीके से इन्होंने बनाया है, इसकी भी एक फोटो खींच लो। देखो यहाँ वेवलेंथ जो है गामा रेज से, ऐसे देखो आगे बढ़ता जाए, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होती है, बट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा होता है, बीच में से विजिबल निकला है। सबसे बुरी हालत रेडियो वेव की है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है बट फ्रीक्वेंसी सबसे कम। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यूवी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, भले ही वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका वेवलेंथ कम होता है।
फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका वोल्टेज ज्यादा होता है। इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको समझ में आए। ओके हमें समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो ये अगले दिन इससे बातें करूंगा, पूछूंगा, इस पे बहुत सारी चीजें डिस्कशन करूंगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इससे ज्यादा क्लियर होगा थोड़ा सा। इस पे एक दो सवाल भी हैं। अगली बार हम रदरफोर्ड की मदद करने के लिए जो नई थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लांक थ्योरी। जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सवेल की थ्योरी जब तक गलत प्रूव नहीं हो तब तक अपना काम नहीं चलेगा। सो अपने जो रदरफोर्ड ने तो इंटरेस्ट नहीं लिया, बट बोर को रदरफोर्ड की थ्योरी पर भरोसा, लेकिन बोर को मैक्सवेल को पहले गलत प्रूव करना। तब तक मैक्सवेल गलत प्रूव नहीं होगा तब तक बोर की थ्योरी चलेगी। इसलिए बोर ने प्लांक की थ्योरी उस पे हम आएंगे अगले क्लास में, बट फिलहाल इतनी बातें सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो तो मैंने अभी तक की जो क्लास थी उसमें बेसिक टर्म्स आपको समझाने की कोशिश की। आपको ये समझाया मैंने कि कैसे होता है। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो मैक्सवेल की थ्योरी थी परफेक्ट थ्योरी नहीं, उस थ्योरी के भी कई सारे ड्रॉबैक्स चले आ रहे और वो ड्रॉबैक उसको भी परेशान कर। मैक्सवेल की थ्योरी ने कि दो बड़े बड़े ड्रॉबैक और भी थे जो हम आपसे बात करेंगे। एक बहुत बड़ा मशहूर ड्रॉबैक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोनों ऐसे थे जिसका कोई आंसर इसके पास नहीं था, और बिकॉज इसके पास इन दोनों का आंसर नहीं था इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों को मैक्सवेल की थ्योरी पे भरोसा कम होने लगा और उसी बाद प्लांक ने अपनी थ्योरी। तो अगला जो हमारा क्लास है उसमें हम प्लांक थ्योरी पढ़ेंगे, मैक्सवेल की थ्योरी का ड्रॉबैक थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद अगर समय मिला तो बोर की थ्योरी इंट्रोड्यूस भी करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो आज के सारे टॉपिक घर पे पढ़ना, डिस्कस करना, अगली बार हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर? किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास के रिगार्डिंग? बोलो, कोई जानना चाहता है कुछ जो जल्दी में छूट गया हो या लग रहा हो कि सर हम नहीं समझ पाए? बोलो, एक बार और समझा देता हूँ। कुछ भी किसी को लग रहा है? नहीं सर। ओके चलो, तो घर पे पढ़ना, कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, सर ध्यान इसका रखो। रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेज दो ना। हाँ वो राहुल जी को मैसेज करना, वो तुम्हें, ठीक है राहुल सर, ठीक। बाय नहीं तो सर, यूट्यूब थैंक यू पे तो सर। बाय बाय, टेक केयर।